हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 का जो जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर था उसके बारे में। बीपीएससी मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और टीआरई का मतलब हुआ टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। ये इसमें टोटल जो है वो 71 से लेकर के जो आपका 150 क्वेश्चंस हैं, ये आपके जूलॉजी या सब्जेक्ट से हैं। इसके जो हाफ क्वेश्चन है उसको हम आज डिस्कस करेंगे और हाफ क्वेश्चन जो है वो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेंट्रल नर्व कॉर्ड फाउंड इन द एनिमल ऑफ फाइलम। चार ऑप्शन दिए हैं, प्रोटोजोआ, सीलेंटेटा, एनिलिडा, और इसमें आपका मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। यहाँ पे देखिए जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है वो इन्वर्टिब्रेट्स जैसे एनिलिड्स, निमेटोड्स एंड आर्थ्रोपोड्स में पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए प्रोटोजोआ, और ये आपका दोनों आंसर नहीं जाएगा, आपका इसका करेक्ट आंसर जाएगा क्या, एनिलिडा। यहाँ पे हमने अर्थवर्म का डायग्राम दिया हुआ है, इसमें देखिए आप यहाँ पे आपको दिख रहा है वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड फ्यूचर में याद रखिएगा, एनिलिड्स, नेमेटोड्स और आर्थ्रोपोड्स में पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। जो आपका प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिव लिंक होता है वो आपका यूग्लिना होता है, क्योंकि इसमें प्लांट के कैरेक्टर भी पाए जाते हैं। मतलब जब फोटोसिंथेसिस भी ये कर सकता है, अपना फूड खुद भी बना सकता है, क्योंकि इसके पास में क्लोरोप्लास्ट होता है। और जब कभी मान लीजिए सनलाइट नहीं है तो ये दूसरे एनिमल्स को भी कैप्चर करके खाता है। तो इस वजह से इसको कनेक्टिव लिंक बोलते हैं प्लांट और एनिमल के बीच की। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका क्या, यूग्लिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्लेम सेल आर एक्सक्रीटरी इन फंक्शन इन द एनिमल ऑफ विच फाइलम। कह रहा है कि फ्लेम सेल्स जो है वो किस फाइलम में एक्सक्रीटरी फंक्शन के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपको एक फ्लेम सेल का डायग्राम दिख रहा है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो फ्लेम की तरह दिखता है। जैसे आग लगती है तो फ्लेम जल रही होती है ना, उस तरह से दिखता है, इसलिए इसको नाम फ्लेम सेल दिया जाता है। ए फ्लेम सेल इज ए स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सेल फाउंड इन सिंपल इनवर्टिब्रेट इंक्लूडिंग फ्लैटवर्म, यानी कि प्लेटी हेलमिंथीज में ये पाया जाएगा, रोटीफर्स में पाया जाता है और निमर्टीन्स में पाया जाता है। फ्लेम सेल्स फंक्शन लाइक ए किडनी, जैसे ह्यूमन में किडनी वर्क करती है यानी कि एक्सक्रीशन का काम करती है, उसी तरह से जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं जैसे प्लेटी हेलमिंथीज, रोटीफर और निमर्टीन्स, इसमें फ्लेम सेल्स जो है वो किडनी की तरह काम करती है। ये क्या करती है कि रिमूव करती है वेस्ट मटेरियल को। बंडल ऑफ फ्लेम सेल्स जो होता है उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, प्रोटोनेफ्रिडिया। तो अब देखिए यहाँ पर एकाइनोडर्मिटा नहीं जाएगा, आर्थ्रोपोडा नहीं जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, प्लेटी हेलमिंथीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर विच फंक्शन ट्यूबफिट्स आर यूज्ड। किस फंक्शन के लिए ट्यूबफिट का यूज क्या होता है। तो ट्यूबफिट आप समझ लीजिए जो एकाइनोडर्मिटा के एनिमल्स होते हैं वहां पर आपका ट्यूबफिट्स पाया जाता है, और ट्यूबफिट का जो फंक्शन है वो लोकोमोशन, फीडिंग और रेस्पिरेशन में होता है। तो देखिए यहाँ पर लोकोमोशन भी दिया हुआ है, रेस्पिरेशन भी दिया हुआ है, इस वजह से इसका आंसर जो है वो जाएगा क्या, मोर देन वन एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओनली पॉलिप स्टेज फाउंड इन विच सीलेंटेड एनिमल। तो देखिए सीलेंट्रेट्स में आप देखते हैं तो पॉलिप और मेडुसा दो स्टेजेस पाई जाती हैं। यहाँ पर आपको नोट करना है कि केवल ओनली पूछा गया है, ओनली पॉलिप, उसमें मेडुसा स्टेज की बात नहीं की गई है। तो आप यहाँ पर देखिए जो सेसाइल स्टेज होती है उसे पॉलिप नाम दिया जाता है, और जो स्टेज मूवमेंट कर सकती है उसे हम लोग मेडुसी नाम देते हैं। तो यहाँ पे जो एंथोजोआ क्लास होता है, इसके जो एनिमल्स होते हैं उसमें पॉलिप स्टेज पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्ल इज फॉर्म्ड बाय द सेक्रीशन ऑफ। जो पर्ल होता है वो आपका इसके सेक्रीशन की वजह से बनता है। तो यहाँ पे आप देखिए, पर्ल आर मेड बाय मैरीन ऑयस्टर। ऑयस्टर्स जो होते हैं वो पर्ल बनाते हैं, एंड फ्रेश वाटर मसल्स एज ए नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट एंड इरिटेंट सच एज ए पैरासाइट एंटरिंग देयर सेल और डैमेज टू देयर फ्रेजाइल बॉडी। होता क्या है कि मान लीजिए इसको आजकल आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है। ये जैसे मान लीजिए एक एनिमल है जो पर्ल फॉर्मेशन करता है, इसमें क्या करते हैं, कोई जब पैथोजन या इसकी बॉडी में एंटर करने का काम करता है तो ये अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों ओर एक कवरिंग बना लेते हैं, ठीक है, और बाद में उसको रिमूव कर लिया था, उसे ही पर्ल नाम दिया जाता है। तो ऑस्टर और मसल स्लोली सेक्रेट लेयर ऑफ एरागोनाइट एंड कॉन्कोलियन, ये दो मटेरियल, जिनके जो मटेरियल होते हैं दो लेयर्स के, ये मेड करते हैं, जो ये सेल होता है इसका पर्ल का सेल होता है उसको बनाने का काम करते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें देखिए आपका एर्गोनाइट क्रिस्टल्स दिया हुआ है और दूसरा कॉन्कियोलिन। तो ये आपका ऑप्शन में देखिए फर्स्ट में दिख रहा है और बी में दिख रहा है, तो इसका आपका आंसर जाएगा क्या, मोर देन वन एबव, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इन इंडिया विच स्टेट प्रोड्यूस लार्जेस्ट हनी। तो देखिए ये क्वेश्चन पेपर था बिहार का, यानी कि बीपीएससी का था। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि बिहार का पेपर में पूछा गया है तो बिहारी आंसर चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो सबसे ज्यादा हनी बी होता है वो आपका उत्तर प्रदेश में होता है। यहाँ पर स्टेट वाइज दिया गया है। तो सबसे पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, फिर आपका वेस्ट बंगाल, फिर पंजाब, फिर चौथे नंबर पे आपका बिहार आता है और पांचवें नंबर पे आता है आपका राजस्थान। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट हनी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, अकाउंटिंग फॉर मोर देन 30% ऑफ द कंट्रीज हनी प्रोडक्शन। 30% से ज्यादा जो है वो परसेंट यूपी बनाता है। द स्टेट्स मेजर हनी प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट आर लखीमपुर खीरी। सबसे ज्यादा अगर स्टेट की बात करें कि यूपी में कौन कौन से वो हैं डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर इसका हनी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो लखीमपुर खीरी हो गया, बहराइच हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया एंड बस्ती हो गया। उत्तर प्रदेश प्रोड्यूसेस ए वैरायटी ऑफ हनी इंक्लूडिंग लीची हनी, मस्टर्ड हनी एंड मस्टर्ड फ्लोरल हनी। ये हनी के टाइप है, तो उत्तर प्रदेश जो है वो कई तरह के हनी प्रोड्यूस करता है। इसका आंसर आपका जाएगा क्या, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है द हनी बी कॉलोनी वर्कर वी आर। देखिए हनी बी की कॉलोनी जो होती है उसमें तीन होते हैं, एक वर्कर होता है, एक क्वीन होती है और एक ड्रोन होता है। तो यहाँ पर जैसे आप देखिए इमेज में, ये आपका वर्कर हो गया, ये आपका क्वीन हो गया और ये आपका ड्रोन हो गया। तो जो ड्रोन होते हैं ये आपके मेल होते हैं और ये आपके अनफर्टिलाइज एग से बनते हैं, तो यानी कि इनमें जो क्रोमोसोम का नंबर जो है वो जस्ट हाफ होता है। वर्कर और हनी बी, ये आपका जो क्वीन बी है, ये दोनों क्या होते हैं, ये फीमेल होते हैं। बस डिपेंड करता है कि जिसको रॉयल जेली मिलेगा वो क्वीन बनेगा, जिसको रॉयल जेली नहीं मिलेगा वो क्या बनेगा, वर्कर बनेगा। तो इन हनी बी वर्कर बी आर, तो वर्कर बी जो है वो क्या होती हैं, फीमेल्स होती हैं। क्या होती हैं, फीमेल्स। तो वर्कर बी आर फीमेल बीज दैट मेक अप द मेजॉरिटी ऑफ हनी बी कॉलोनी परफॉर्मिंग ए वैरायटी ऑफ टास्क टू इंश्योर द कॉलोनी सर्वाइवल। तो मैक्सिमम जो काम है कॉलोनी का वो वर्कर्स करते हैं। इनका काम सफाई से लेकर के प्रोटेक्शन और कई सारे काम जो होते हैं वो वर्कर बी के होते हैं, जो क्वीन की मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेट्रोमाइजोन फीड अपॉन। तो पेट्रोमाइजोन जो है वो, ये जैसे यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक फिश लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या करती है कि ये दूसरी फिश के ऊपर फीड करती है। तो ये एक ब्लड सकिंग एनिमल की तरह वर्क कर रही है। तो ये इसका जो आएगा फीड अपॉन ब्लड ऑफ अदर फिशेस। तो ये फिश जो है वो दूसरी फिशेस की बॉडी पर उनका खून सक करती है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका जाएगा क्या, ब्लड ऑफ अदर फिशेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, हाउस लिजार्ड बिलोंगिंग टू विच क्लास। तो देखिए जब आप देखते हैं अपने घरों में आपको हाउस लिजार्ड देखने को मिलता है, तो एम्फीबियंस क्या होते हैं, वे एनिमल्स जो जमीन और पानी दोनों पे रह सकते हैं उसे एम्फीबियंस बोलते हैं। रेप्टाइल्स जो आपके रेंकर चलते हैं, और एबीज जो होते हैं वो आपके बर्ड्स वगैरह में आ जाते हैं। तो जो हमारा लिजर्ड होता है इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो आप एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, और जिसकी क्लास है वो आपकी रेप्टिलिया होती है। तो इसमें पूछा गया हाउस जो लिजर्ड है वो किस क्लास से बिलोंग करता है, तो इसका आंसर जाएगा करेक्ट आपका क्या, रेप्टिलिया। ये रेप्टिलिया क्लास से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग लेइंग मैमल। तीन ऑप्शन दिए गए हैं, एक आपका डक बिल प्लेटिपस, कंगारू एंड लॉरिस। इसमें से आपका पूछ रहा है कि कौन जो है वो एग लेइंग मैमल है। तो यहाँ पर आप देखिए जो डक बिल प्लेटिपस होता है ये आपका एग लेइंग मैमल होता है, ये अंडे देता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जाएगा क्या, डक बिल प्लेटिपस। कंगारू आपने देखा ही है, ये ऑस्ट्रेलिया का नेटिव एनिमल है, ठीक है, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर्स होते हैं उनको कंगारू के नाम से भी जाना जाता है। और थर्ड है आपका लॉरिस, ये आपके लिए एक नया नाम है, इसको भी जरा आप यहाँ पे देख लीजिए। ये भी एक मैमल है जो कुछ इस तरह का यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया, इस तरह का दिखाई देता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या जाएगा, डक बिल प्लेटिपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चैम्बर्ड हार्ट इज फाउंड इन विच एनिमल। तो पूछा जा रहा है कि जो हार्ट है, हार्ट में दो चैम्बर किस एनिमल में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए कंपैरेटिव डायग्राम दिया हुआ है, फिशेस, फ्रॉग, टर्टल एंड लिजर्ड, क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल। मैमल्स में यानी कि हम लोग, तो हमारे अंदर जो है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। 2 सर्किट होते हैं। 2 सर्किट का मतलब समझ लीजिए कि एक बार क्या होगा कि जो ब्लड है वो लंग्स में जाएगा और फिर लंग्स से फिर पूरी बॉडी में हार्ट में आएगा और हार्ट से फिर पूरी बॉडी में जाएगा। इस तरह से ये एक सर्किट देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया और दूसरा सर्किट फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो 2 सर्किट हो गया और 4 चैम्बर्ड हो गया। पूछा गया है कि 2 चैम्बर्ड हार्ट किस में पाया जाता है। तो जो फिशेस होती हैं, फिशेस में आपका सिंगल सर्किट होता है और 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो इसका आंसर जो है वो आपका करेक्ट जाएगा क्या, फिश।
2 सर्किट और 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है आपका फ्रॉग में, 3 चैम्बर्ड फ्रॉग में होगा। और टर्टल एंड लिजार्ड में जो आपका होता है 5 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 सर्किट होता है। क्रोकोडाइल में जो है वो आपका होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट और 2 सर्किट होता है। बर्ड्स में आपका 2 चैम्बर्ड और 2 सर्किट और 4 चैम्बर्ड होता है। तो आपके लिए देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगली बार ये भी बन सकता है कि कौन से वो एनिमल इसमें 1 सर्किट हार्ट पाया जाता है। तो फिशेस में जो है वो आपका 1 सर्किट हार्ट पाया जाता है और 2 चैम्बर होता है। यहाँ पर एक ही ऑरिकल होता है और एक ही वेंट्रिकल होता है। 3 चैम्बर में देखिए 2 ऑरिकल हैं और एक वेंट्रिकल है। इसी तरह से 5 चैम्बर में यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑर्गन हेनले लूप इज फाउंड इन। तो हेनले लूप जो है वो आपका किडनी के जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या जाएगा, किडनी। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये यू शेप आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम लोग नाम देते हैं क्या, लूप ऑफ हेनले। तो जो डिजर्ट में एनिमल रहते हैं उनमें क्या होता है कि जो उनका लूप ऑफ हेनले होता है उसका साइज जो है वो ज्यादा होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका क्या, किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ नोटोकॉर्ड इज। तो जो नोटोकॉर्ड होती है एम्ब्रियोनिक ओरिजिन की, वो मेसोडर्म से ड्राइव्ड होती है। The notochord is a flexible rod-shaped body found in embryos of all chordates derived from the mesoderm। कहाँ से ड्राइव्ड होगी, मेसोडर्म से। The notochord serve as the basis of the axial skeleton। It include the overlaying ectoderm to differentiate to neuroectoderm to form the neural plate। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या जाएगा, मेसोडर्म। नोटोकॉर्ड जो है वो मेसोडर्म से ड्राइव्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। तो देखिए इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक होता है और एक एबायोटिक होता है। बायोटिक में आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे और एबायोटिक में आपका लाइट, टेम्परेचर, वाटर, एयर, सॉइल, रॉक, रेनफॉल, विंड, ये सारे आपके एबायोटिक हैं। बायोटिक में आपका प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स आ जाते हैं। उसी तरह से अगर हम दूसरे तरह से इसको डिवाइड करें तो इसमें अगर हम बायोटिक को और फर्दर क्लासिफाई करते हैं तो प्रोड्यूसर और कार्निवोर्स और कंज्यूमर, इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे आ रहा है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर। डीकंपोजर्स वो होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या जाएगा, ए जाएगा, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, द प्लांट ग्रो अंडर डायरेक्ट सनलाइट आर। तो यहाँ पे 3 तरह के नाम दिए गए हैं, एक सेमोफाइट, सियोफाइट और हेलियोफाइट। तो इसको जरा हम डिटेल में देखते हैं। तो हेलियोफाइट आर द प्लांट दैट रिक्वायर्ड हाई सनलाइट इंटेंसिटी टू ग्रो। दे आर आल्सो कॉल्ड सन लविंग प्लांट। इनको क्या नाम दिया जाता है, सन लविंग प्लांट। और यहाँ पे पूछा गया है प्लांट अंडर ग्रो डायरेक्ट सनलाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका क्या जाएगा, हेलियोफाइट। वहीं आपका जो सियोफाइट होता है इसको भी जरा आप देख लीजिए। तो सियोफाइट्स आर प्लांट दैट रिक्वायर्ड लो सनलाइट इंटेंसिटी टू ग्रो। दे ग्रो बेस्ट इन शेड। दे आर कॉल्ड शेड लविंग प्लांट। या फिर जैसे आप इंडोर प्लांट्स बोल सकते हैं जो आपके घरों में ग्रो करते हैं, तो उनको लाइट की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो आप इसको नाम देते हैं क्या, सियोफाइट। हो सकता है कि अगली बार आपको ये हेडिंग दे दे और पूछ ले कि आप बताइए इनमें से ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो लो इंटेंसिटी में ग्रो करते हैं। तो आपको बताना है कि सियोफाइट्स लो इंटेंसिटी में और हेलियोफाइट्स जो है वो हाई इंटेंसिटी में ग्रो करते हैं। The Psammophytes in the plant that grow in sandy and often unstable soil. Psammophytes are commonly found in growing on beaches, desert and sand dunes. Sand dunes में, रेत के टीलों में ये mainly ग्रो करते हैं। तो आपने समझ लिया ये तीनों टाइप क्या है और इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या जाएगा, हेलियोफाइट। नेक्स्ट है आपका द एरिया ऑफ पॉन्ड दैट कंटेन सेडिमेंट एंड सबस्ट्रेटेड इज कॉल्ड। तो जैसे मान लीजिए ये आपका पॉन्ड है, तो वो एरिया जहां पर सेडिमेंट और सैंड पाए जाते हैं उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, बेंथिक। बेंथिक मतलब जो सबसे नीचे बॉटम की तरफ होता है। देखिए यहाँ पे सैंड पार्टिकल भी पाए जा रहे हैं। तो उसके जस्ट ऊपर वाला जो है वो आपका प्रोफंडल है और सबसे ऊपर जो सनलाइट से एक्सपोज होता रहता है उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, लिम्नेटिक। तो आपका इसका करेक्ट आंसर जाएगा क्या, बेंथिक जोन। द एरिया दैट कंटेंट सबस्ट्रेट एंड सेडिमेंट इज कॉल्ड बेंथिक जोन विच इज द बॉटम ऑफ ए बॉडी ऑफ वाटर। तो वाटर बॉडी का सबसे बॉटम वाला पार्ट होता है उसे हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, बेंथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ऑर्गेनिज्म डिपेंड फॉर देयर न्यूट्रिएंट एनर्जी रिक्वायर्ड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करते हैं तो देखिए 2 कंडीशन है, एक ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं और हेटरोट्रॉप्स होते हैं जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं। और सेप्रोफाइट जो होते हैं वो जो सड़ी गली चीजों पर अपना ग्रो करते हैं। तो सड़ी गली चीजों से ले रहे हैं तो अपना खाना खुद तो नहीं बना रहे हैं। सेप्रोफाइट इज ए कैटेगरी ऑफ हेटरोट्रॉप्स। तो इसका दोनों आंसर जो है वो करेक्ट जा सकते हैं। अब देखिए आप क्या डेफिनेशन में क्या बोला गया है।
तो सेप्रोफाइट एंड डेट्रीवोर्स आर बोथ ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर बट दे डू सो इन डिफरेंट वे। सेप्रोफाइट क्या करते हैं? दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई लिव ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड डाइजेस्ट इट। ये लाइव और डेड दोनों ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। एक्सटर्नली they secrete enzyme into their surrounding that digest the food and then absorb the nutrient। ये क्या करेंगे? कुछ एंजाइम्स रिलीज करेंगे जो उसके आसपास के एरिया को डाइजेस्ट करेंगे और ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये हो गया सेप्रोफाइट्स। वहीं डेट्रीवोर्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। These animals such as earthworm and other soil animals ingest small fragment of decomposing organic matter called detritus and digest it internally। तो ये डेट्रीवोर्ट्स क्या करते हैं? जो लार्ज जो स्मॉल फ्रेगमेंट होते हैं उसको पहले अपनी बॉडी के अंदर लाएंगे, जिसे हम लोग डेट्रिटस नाम दे रहे हैं, और उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर ला करके उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो डेट्रीवोर्ट्स और सेप्रोफाइट में ये बेसिक डिफरेंस है कि सेप्रोफाइट जो होते हैं वो बाहर डाइजेशन करते हैं और जो डेट्रीवोर्ट्स होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर लाकर डाइजेस्ट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या? यहाँ पे बोला गया था डेड ऑर्गेनिक मैटर, तो ये आपका जाएगा मोर देन 1 एबव। ठीक है, क्योंकि हेटरोट्रॉप्स भी इनको कह सकते हैं। यहाँ पर वही यहाँ पे दे दिया है, डेफिनेशन दे दिया है। होलोजोइक न्यूट्रिशन पूरा का पूरा एनिमल। दीज ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर विच इज द डाइजेस्ट एंड एब्सॉर्ब इनटू देयर बॉडीज। इसमें आपका ह्यूमन, एनिमल्स एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है वो आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं। सेप्रोफाइट्स में आता है फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई विच डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली बिफोर द न्यूट्रिशन आर एब्सॉर्ब। ये आपका सेप्रोफाइट आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका पैरासिटिज्म। obtain nutrient from living organism। The parasite obtain nutrient by living on or in the body of the host। जैसे आपके सर में जैसे जू रहता है वो हो गया लाइस एंड टेपर। सॉरी, आपके सर में नहीं, मतलब जो ह्यूमन के सर में रहता है उसको हम लोग फिलिया या जू नाम दे रहे हैं। ठीक है, वो कुछ इस तरह का स्लाइड बना के दिखाया गया है। तो ये आपका करेक्ट आंसर जाएगा मोर देन दी 1 एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम। तो हमारी पृथ्वी पर सारे एनर्जी का सोर्सेज जो है वो सन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या जाएगा? सन। क्योंकि जो इकोसिस्टम की बात की जा रही है तो इकोसिस्टम का जो सोर्स है एनर्जी का वो आपका क्या है? सन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। इन एन इकोसिस्टम प्राइमरली प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन। तो प्राइमरली प्रोडक्टिविटी आपके कई फैक्टर पर डिपेंड करती है, जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है? लाइट, टेम्परेचर, वाटर, प्रेसिपिटेशन, सॉइल टाइप एंड सोलर रेडिएशन कैसा है, तो ये आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर पे भी डिपेंड करती है। न्यूट्रिशन कितना अवेलेबल है, तो द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन अवेलेबल टू प्लांट, प्लांट के लिए कितना न्यूट्रिशन अवेलेबल है उस पर भी डिपेंड करता है। प्लांट की स्पीसीज पर डिपेंड करता है कि कौन सी प्लांट की स्पीसीज है। द टाइप ऑफ प्लांट दैट लिव इन एन एरिया एंड देयर फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी, क्योंकि जिस हिसाब से फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी होगी उस हिसाब से उसका प्रोडक्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा, तो उस पर भी ये डिपेंड करता है। कम्युनिटी इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है, हाउ अदर ऑर्गेनिज्म लाइक हर्बीवोर्स इंटरेक्ट विद प्लांट। तो इसका आपका देखिए आपका अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट हो गया, प्लांट स्पीसीज ऑफ एरिया, तो ये आपका मोर देन दी 1 एबव आंसर आपका जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। हर्वेसियन कैनाल प्रोवाइड स्पेस फॉर। अब सबसे पहले आप समझ लीजिए कि हर्वेसियन कैनाल होता क्या है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे लॉन्ग बोन्स होते हैं हमारे, तो बोन्स में क्या होता है कि इस तरह से जो इसकी यूनिट होती है उसको हम लोग ऑस्टियोन नाम दे रहे हैं। ऑस्टियोन के बीच में क्या होता है? पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और उन पोर्स से होते हुए नर्व फाइबर और ब्लड वेसल्स जो है वो मूव करते हैं, उससे हम लोग नाम देते हैं क्या? हर्वेसियन कैनाल। और दो हर्वेसियन कैनाल को जोड़ने का जो काम करता है उसे हम लोग नाम देते हैं वॉक्समैन कैनाल। तो हर्वेसियन कैनाल प्रोवाइड स्पेस फॉर ब्लड वेसल एंड नर्व टू ट्रेवल थ्रू इट टू द आउटर रीजन ऑफ बोन कॉल्ड कॉर्टिकल बोन। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, तो हर्वेसियन कैनाल जो होते हैं वो ब्लड वेसल और नर्व फाइबर को रास्ता देते हैं जिससे वो मूव करके दूसरी जगह पर जा सके। तो आपका आंसर जाएगा क्या? मोर देन दी 1 एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। इसमें बोला गया है कि ओपन वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन। ओपन वेस्कुलर सिस्टम जो है वो आपका आर्थ्रोपोड और मोलस्क्स में पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका स्नेक आपका क्या हो गया? रेप्टाइल हो गया। पैरेट जो है वो आपका एविस हो गया। तो ये दोनों तो आपका आंसर नहीं जाएंगे। क्रैब जो है वो आपका आर्थ्रोपोडा है, इसमें आपका पाया जाएगा क्या? ओपन वेस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द डेंटल फार्मूला ऑफ एन अडल्ट मैन पूछा गया है। तो आप देखिए, आपको बचपन से याद कराया जा रहा है 21-23/21
23। तो ये आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। और यहीं अगर हम चाइल्ड के केस में बात करते हैं तो आपका ये आपका हो जाता है 212 अपॉन 212, तो टोटल दांत हो जाएंगे कितने, 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, सेक्रीशन ऑफ ब्रूनस ग्लैंड इज, कह रहा है कि ब्रूनस ग्लैंड का सेक्रीशन क्या होता है। तो आप पहले समझ लीजिए कि ब्रूनस ग्लैंड जो है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो जब आप इंटेस्टाइन देखेंगे तो इंटेस्टाइन जो है वो आपका क्रिप्ट ऑफ लिवर क्वीन हो गया। ये क्रिप्ट ऑफ लिवर क्वीन के नीचे जस्ट यहाँ पे कुछ सेल्स ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ग्लैंड्स के, जिसे हम लोग नाम देते हैं क्या, ब्रूनस ग्लैंड। तो द सब म्यूकोसा ऑफ द डिओडिनम, तो इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। तो जो सब म्यूकोसा होती है डिओडिनम की, वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो सब म्यूकोसा ऑफ डिओडिनम कंटेन्स ब्रूनस ग्लैंड दैट सेक्रेट बाइकार्बोनेट रिच म्यूकस दैट हेल्प प्रोटेक्ट द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द एसिडिक स्टमक ऑफ कंटेंट। तो होता है क्या है कि जैसे ये आपका स्टमक हो गया, स्टमक के जस्ट नीचे से आपका सी शेप स्ट्रक्चर है जिसे डिओडिनम कह रहे हैं। तो यहाँ से आपका स्टमक से फूड जो है वो यहाँ पे आता है डिओडिनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जब स्टमक में फूड रहता है तो इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक रहता है। इसको न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पर जो है वो आपकी ब्रूनस ग्लैंड पाई जाती है, जो इस एसिडिक स्टमक के नेचर से प्रोटेक्ट करती है इंटेस्टाइन को। देखिए यहाँ पर आपका हो गया क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट और म्यूकस। तो इसका आंसर जाएगा आपका क्या, मोर देन 1 अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसमें पूछा गया है ऑब्लिक मसल ऑफ स्टमक प्रोवाइड विच टाइप ऑफ मूवमेंट, कि ऑब्लिक मसल जो होती है वो स्टमक की वो किस तरह की मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं। तो स्टमक की आपका स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो मस्कुलर एक्सटर्ना जो है यहाँ पे 3 तरह की मसल पाई जा रही है, लॉन्गिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल और ऑब्लिक मसल। So the stomach has multiple layer of muscles that work together to churn food and move it throughout the digestive system. Inner oblique muscle, the layer is unique to stomach and are responsible for churning food. तो ये आपका churning movement के लिए responsible होता है क्या, oblique muscle। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, बी। मिडिल सर्कुलर मसल की बात करते हैं तो लेयर थिकनेस एट द पाइलोरिस रीजन टू फॉर्म द पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहां से देखिए जब स्टमक जहां पे खत्म हो रहा है वहां से आपका, यहाँ से आपकी डिओडिनम स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है उसे हम लोग पाइलोरिक स्फिंक्टर नाम देते हैं। तो पाइलोरिक रीजन में जो आपकी सर्कुलर मसल्स पाई जाती हैं और स्फिंक्टर को रेगुलेट करने का काम करती हैं, विच कंट्रोल द रिलीज ऑफ फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल, अब देखिए यहाँ से रिलीज होगा फूड तो कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसको रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो जो मिडिल सर्कुलर लेयर होती है वो आपकी इस रीजन में पाई जा रही है। लॉन्गिट्यूडनल लेयर होगा आपका, दिस लेयर सराउंड द मिडिल लेयर एंड हेल्प मूव फूड टुवर्ड द पाइलोरस। तो यहाँ पे आपकी प्रेजेंट है, ये फूड को नीचे की तरफ भेजने का काम करती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या जाएगा, चर्निंग मूवमेंट, पेरिस्टेल्सिस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर स्मूथ मसल। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ ले जाए कि पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट किसकी वजह से होती है, तो आपका होती है किसकी वजह से, सर्कुलर स्मूथ मसल्स की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है बाइकस्पिड वॉल्व इज प्रेजेंट इन। तो देखिए हिंदी में दायां होता है राइट और बायां होता है लेफ्ट। तो यहाँ पे देखिए बाई आ गया, बाई से आप याद रखिए क्या, बायां। तो जो बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं वो आपके लेफ्ट साइड प्रेजेंट होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आपका ये है क्या, ये आपका राइट एट्रियम है, यहाँ पे आपका प्रेजेंट ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये राइट साइड हो गया, और ये हो गया आपका लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में आपका यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है वॉल्व, ये आपका हो गया बाइकस्पिड वॉल्व, इसी का दूसरा नाम होता है क्या, मिट्रल वॉल्व। तो ये आपका लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। तो लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप AB द एंटीबॉडी इन सीरम विल बी। तो देखिए होता क्या है कि आपका ब्लड ग्रुप 4 तरह का होता है, A, B, AB और O। तो जो यहाँ पर जो आपका यूनिवर्सल डोनर होता है वो आपका होता है O, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है तो उसको किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। वहीं जो आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है वो आपका होता है AB। ये किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है क्योंकि इसके पास में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। तो इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप AB द एंटीबॉडी इन सीरम विल बी। तो यहाँ पे इसका आंसर जाएगा नील, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, ना ही A होती है ना ही B होती है। A वाला ब्लड ग्रुप होगा उसमें एंटीबॉडी B होगी और B वाले ब्लड ग्रुप में आपका एंटीबॉडी A होगी। वहीं अगर हम AB की बात करते हैं तो AB में जो एंटीजन होता है वो AB होता है और BB होता है, लेकिन इसके सीरम में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है।
वहीं अगर हम ओ की बात करते हैं तो ओ के पास में कोई भी एंटीजन नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर पूछ लेता कि किस ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, तो आप बात करते हैं कि ओ की, ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है, लेकिन इसके पास में एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे पूछा गया है विच ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमें एक चीज याद रखनी है, ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, तो दो ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, एक पल्मोनरी आर्टरी होता है और एक पल्मोनरी वेन होता है। जो ये एक्सेप्शन होती है, पल्मोनरी वेन में हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड बहता है और पल्मोनरी आर्टरी में हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड बहता है। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है, देखिए यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे तो जो ब्लू कलर है ये आपका डीऑक्सीनेटेड है और जो आपका यहाँ पे रेड कलर दिख रहा है ये ऑक्सीनेटेड है। तो फोर्थ नंबर पे आप देखिए आपका पल्मोनरी आर्टरी जो है इसमें कैसा ब्लड बह रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड बह रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसमें पूछ रहा है कि आरएमपी पूछा गया एक न्यूरॉन सेल का। तो आरएमपी मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो जो एक न्यूरॉन सेल होती है उसका जो आरएमपी होता है वो -70 मिलीवोल्ट होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ए जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ह्यूमन यूरिन इज। तो कई कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, अमोनोटिलिक, यूरिकोटिलिक, यूरियोटिलिक। तो यहाँ पे देखिए जरा आप कि जो मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो अपने यूरिन में अमोनिया रिलीज करते हैं, इसलिए उन्हें हम लोग अमोनोटिलिक बोलते हैं। बहुत सारे मैमल्स जो होते हैं वो यूरिया रिलीज करते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग नाम देते हैं क्या, उन्हें बोलते हैं हम यूरियोटिलिक। यूरियोटिलिक माने यूरिया रिलीज कर रहे हैं। और अगर यूरिक को आ जाता है तो यूरिक को मतलब यूरिक एसिड की बात हो रही है। तो बर्ड्स और मोस्ट रेप्टाइल, इंसेक्ट और लैंड स्नेल जो है वो यूरिकोटिलिक होते हैं। और मैमल्स की अगर ह्यूमन की बात की गई तो ह्यूमन जो है वो हमारा यूरिया रिलीज करता है, तो उसे हम लोग यूरियोटिलिक नाम देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल्स आर फाउंड इन रेटिना। पूछ रहा है कि रेटिना में कौन सी सेल्स पाई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए जो आपका स्वान सेल है, स्वान सेल आपका पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है। पर्किंजे सेल्स जो होता है वो आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, ब्रेन का रीजन, वहां पर पाया जा रहा है। और जो आपका एमेक्राइन सेल्स होती है ये यहाँ पे एक रेटिना का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए जो एमेक्राइन सेल्स होती है वो आपकी पाई जाती है कहाँ पर, रेटिना में। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है विच पार्ट ऑफ आई डायलेटेड एंड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन एक्सटर्नल लाइट। कि लाइट के बेसिस पर कौन सा आई का पार्ट है वो डायलेट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप जैसे ये आई का डायग्राम बनाया हुआ, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड आई है और यहाँ पे डायलेटेड आई है। जो व्हाइट कलर का जो पोर्शन होता है इसे हम लोग नाम देते हैं क्या, कॉर्निया। और जो ये साइड में आप देखेंगे तो हल्का सा ये जो कलर दिया गया है इसको हम लोग नाम देते हैं आइरिस। और जो बीच में जो ये ब्लैक कलर का पोर्शन होता है इसे हम लोग नाम देते हैं क्या, प्यूपिल। तो जब लाइट हमारी आंख पर गिराई जाती है तो प्यूपिल ही वो पार्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट होता है। तो यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है प्यूपिल, तो इसका आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन रेस्टिंग न्यूरॉन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट परमेबिलिटी। तो होता क्या है, जो आरएमपी होता है उसका आपको हमने पीछे डिस्कस किया -70 मिलीवोल्ट होता है। लेकिन एक चैनल्स जो है जो मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं न्यूरॉन्स की, जिन्हें हम लोग नाम देते हैं क्या, पोटेशियम लीकी चैनल्स। तो पोटेशियम आयन जो होता है वो लीकी चैनल्स की वजह से हाईली परमेबल होता है। तो इसका आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, बी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पोटेशियम लीकी चैनल जो है इनकी वजह से पोटेशियम जो है वो फ्रीली एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया निसेल्स ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन। तो निसेल्स ग्रेन्यूल्स जो है वो आपके न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं। ये आपका एक न्यूरॉन का डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पर ये निसेल ग्रेन्यूल बनाए गए हैं। तो ये आपका निसेल्स ग्रेन्यूल्स जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, न्यूरॉन में। अब इनका फंक्शन क्या है वो भी देख लेते हैं। तो निसेल्स ग्रेन्यूल्स आर स्ट्रॉन्गली बेसोफिलिक, मीनिंग दे आर बेस लविंग। दिस इज बिकॉज दे कंटेन ए डेंस एक्यूमुलेशन ऑफ राइबोसोम, क्योंकि इनमें राइबोसोम का एक्यूमुलेशन होता है, विच आर रिच इन राइबोसोमल आरएनए व्हेन स्टैंड विद निसेल स्टैंड which are basic dye that level negative charged molecule। तो अब देखिए निसेल डाई से जब इनको स्टेन किया जा रहा है तो स्टेन ले रहे हैं, इसके लिए इसको नाम दिया गया है क्या, निसेल्स ग्रेन्यूल्स। निसेल्स ग्रेन्यूल्स अपीयर इंटेंसली कलर्ड एंड कैन बी सीन विद ए लाइट माइक्रोस्कोप। इनका फंक्शन होता है ये हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में और ट्रांसपोर्ट में। तो इसका आंसर जो है वो आपका क्या जाएगा, सी जाने वाला। निसेल्स ग्रेन्यूल्स जो है वो आपके न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग।
तो आप देखिए यहाँ पर ये इंटरनल ईयर के पार्ट दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो आपका ये जो कॉक्लिया रीजन होता है ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है हियरिंग के लिए। तो इसका आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, द ईयर मिडिल ईयर इज मेड अप ऑफ। तो इसमें पूछा गया मिडिल ईयर जो है वो किसका बना होता है। तो यहाँ पर देखिए मिडिल ईयर का डायग्राम है। यहाँ पे देखिए जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम लोग ईयर ड्रम नाम दे रहे हैं। ये आपका ऑसिकल्स हो गया और यहाँ की तरफ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग नाम देते हैं क्या, यूट्रिकुलस। तो ये आपका मिडिल ईयर जो है वो द मिडिल ईयर इज मेड अप ऑफ ईयर ड्रम, ईयर ऑसिकल्स एंड ईस्ट्रिचियन ट्यूब। तो इसका जो आंसर जो है वो आपका फर्स्ट जा रहा है और सेकंड, यानी कि मोर देन दी वन अबव, इसका जो है वो करेक्ट आंसर आपका जाने वाला है। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखिए यहाँ पे कहा गया है साइड पार्ट ऑफ द टंग इज सेंसिटिव टू विच टेस्ट। तो हमारी जो टंग है उस पर टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। जो सबसे पीछे की तरफ टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं उसको बिटर के लिए होता है। जो इस साइड में जो प्रेजेंट होते हैं वो सोर के लिए होते हैं। बीच में जो हो गया उमामी, यहाँ पे जो फ्रंट की तरफ जो प्रेजेंट है ये आपका साल्ट के लिए, और जो टिप पर प्रेजेंट है वो स्वीट के लिए प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि सेंसिटिव टू साइड पार्ट ऑफ टंग, तो यानी कि ये वाला पार्ट जो है वो साइड वाला हो गया। तो ये सोर, ये हो गया आपका क्या, साल्ट, ये साइड ये भी है साल्ट और सोर, तो आपका दोनों हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो आपका साल्ट एंड सोर के लिए, ये आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए पूछा गया है बाइपोलर न्यूरॉन आर प्रेजेंट इन, यानी कि बाइपोलर न्यूरॉन जो है वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो सबसे पहले आप समझिए न्यूरॉन कितने तरह के, तो तीन तरह के यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, एक यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। यूनिपोलर में क्या होता है, हैव ए सिंगल एक्सॉन एंड यूजुअली ओनली फाउंड इन इनवर्टिब्रेट। ये यूजुअली इनवर्टिब्रेट में पाए जाते हैं, इसमें सिंगल एक्सॉन होता है, ठीक है, इसे हम लोग यूनिपोलर नाम दे दिया। बाइपोलर में क्या होता है कि हैव टू एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल बॉडी, ये इसका सेल बॉडी है, इसमें दो एक्सटेंशन, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। वन एंड एक्सॉन एंड वन इज डेंड्राइट, एक आपका एक्सॉन हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया, डेंड्राइट हो गया। तो इसे हम लोग नाम दिया क्या, बाइपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन की बात करते हैं तो मल्टीपोलर न्यूरॉन हैव ए सिंगल एक्सॉन एंड सिमेट्रिकल डेंड्राइट्स। तो यहाँ पे देखिए ये सिंगल एक्सॉन है यहाँ पे और सिमेट्रिकल डेंड्राइट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मल्टीपोलर। अब बात की गई है कि बाइपोलर न्यूरॉन कहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो बाइपोलर न्यूरॉन जो है वो आपके रेटिना में, ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा यानी कि जो ईयर वाला रीजन है उसमें, और जो आपका कॉक्लियर एंड वेस्टिबुलर गैंग्लियन यहाँ पर आपके पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपका रेटिना हो गया लोकेटेड इन इनर न्यूक्लियर लेयर ऑफ रेटिना। बाइपोलर न्यूरॉन आर द सेकंड न्यूरॉन इन द सेंसरी पाथवे। ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा यानी कि बाइपोलर न्यूरॉन आर फाउंड इन द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ द नोज, ये आपके रीजन हो गया। कॉक्लियर एंड वेस्टिबुलर गैंग्लिया, ये आपका हो गया बाइपोलर न्यूरॉन आर फाउंड इन द कॉक्लियर एंड वेस्टिबुलर गैंग्लिया ऑफ द ईयर, ये नोज का था, ईयर का नहीं, ठीक है। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका क्या जाएगा, रेटिना जाने वाला है। रेटिना के अलावा अगर ये ऑप्शन भी होते तो आप हम इसको कंसीडर कर सकते थे मोर देन दी वन अबव, लेकिन यहाँ पे बाकी के ऑप्शन आपका नहीं मैच कर रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो जाएगा क्या, रेटिना, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की, इमरजेंसी हार्मोन और सेक्रेटेड बाय। तो इमरजेंसी हार्मोन जो है उसको एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन बोलते हैं, इसे हम लोग कैटेकोलामाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपका कैटेकोलामाइंस है, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन है, ये एडिनल ग्लैंड के जो मेडुला वाला रीजन होता है वहां से रिलीज होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका जाएगा क्या, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है बायोकेमिकली इंसुलिन इज। तो इंसुलिन जो है वो एक पेप्टाइड हार्मोन है। तो यहाँ पे दो पेप्टाइड होते हैं, एक चेन ए होता है और एक चेन बी होता है। ये दोनों एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहते हैं और डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो सिस्टीन अमीनो एसिड के बीच में बनता है। तो ये आपका बायोकेमिकली इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, सी। तो आज के इस लेक्चर में हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।